हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? कैसी गई आपकी होली? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और हम भी 2 दिन की क्लास नहीं ले सके थे, तो आज की क्लास में उन दोनों दिन की क्लास को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं अभी तक जो क्लासेस हो रही है आपको पसंद आ रही होगी, और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी फैक्ट, कोई भी करंट अफेयर का पॉइंट छूटेगा नहीं। और जल्द ही आपकी लाइव क्लास भी शुरू करा दी जाएगी। तो लाइव क्लास शुरू तभी कराई जाएगी जब आपका थोड़ा सहयोग रहेगा। बार बार मेरे कहने के बावजूद भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही मुझे, लेकिन फिर भी हम अपना काम तो करेंगे ही। बहुत ही जल्द शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब शुरू करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। और आपके सहयोग की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 25 से 27 मार्च 2024 का करंट अफेयर। पॉइंट नंबर 1, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता ही होगा, एनडीबी, जो ब्रिक्स, जो भी ब्रिक्स देश है उन्होंने मिलकर बनाया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उनकी जो प्रमुख है वो चुनी गई है। नाम क्या है? डिल्मा रूसेफ। संबंध कहाँ से इनका? ब्राजील से। ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई एनडीबी की जो प्रमुख चुनी गई है वो कौन है? डिल्मा रूसेफ। संबंध कहाँ से इनका? ब्राजील से। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई। ब्रिक्स समूह में शामिल देश, ब्रिक्स में कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये है ब्रिक्स के सदस्य। ब्रिक्स के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा। द्वारा स्थापित एनडीबी एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। रूसेफ एनडीबी की प्रमुख के रूप में मार्कोस त्रियो की जगह लेंगी। तो किन की जगह लेंगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एनडीबी करंट में है तो एनडीबी के सदस्य में बता ही दिया है कि जो भी ब्रिक्स समूह के जो देश हैं वो सभी एनडीबी के सदस्य हैं। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। आप ये भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन हरियाणा में हुआ। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। 128 खिलाड़ी कबड्डी में एक साथ भाग लिए हैं। जानते चले। भारत ने 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर, तो विश्व कबड्डी दिवस बनाया गया था 24 मार्च को, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें 128 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो इंपॉर्टेंट इतना ही होगा कि कहाँ आयोजन हुआ? हरियाणा के पंचकुला में आयोजन हुआ। सिर्फ इतना याद कर लेना। खिलाड़ी कितने थे? 128। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन्होंने क्या किया है कि जो अभी तक युद्ध चला हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, तो वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें गाजा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधनों की बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया गया। सभी बंधकों की, जो भी, जैसे भाई इजराइल के कोई सैनिक थे या उनकी आम जनता थी, उनको किसी को हमास ने या हमास की कोई सेना या आम जनता इजराइल ने अरेस्ट कर रखी थी, उनको बंधक बना रखा था, तो उनको रिहा करने की मांग की गई है, आह्वान किया गया है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई शांति स्थापित रखें और उनको बेकसूर लोगों को छोड़ा जाए। तो ये काम सुरक्षा परिषद का तो है ही, भाई शांति स्थापित करना पूरे विश्व में। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी, जिसका नाम शिव शक्ति रखा गया था। तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम शिव शक्ति रखा था, लेकिन क्या होता कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मान्यता लेनी पड़ती है। अब उसका नाम परमानेंट हो गया, वहां पे कोई दूसरे नाम का दावा नहीं कर सकता। जैसे हम कोई जमीन लेते हैं तो भाई उसकी रजिस्ट्री कराते हैं तहसील में या एडीसी के जाके रजिस्ट्री होती है उसकी। तो वही काम है कि भाई हमने वहाँ पे नाम रखा तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू से इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तो मान्यता लेनी पड़ती। जानते हैं इसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दे दी है। पीएम मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। भाई साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना था, तो उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया था, जो अब उसकी मान्यता मिल गई है, करंट में है। सिर्फ याद ये रखना है, नाम क्या है? शिव शक्ति। किस पोल पे है? तो साउथ पोल पे है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा कहाँ आयोजन होगा, सिर्फ इतना ही। सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में? 5 दिवसीय सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में किया जाएगा। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। या सिर्फ इतना रखना है अभी कि कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा और कुछ नहीं। इसके बाद में अगर इससे कोई करंट आती है तो हम उसको करा देंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पीएम मोदी ने थिम्पू में किया अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन। तो अब मैं पिछली क्लास में करा भी चुका हूँ कि भारतीय प्रधानमंत्री भूटान में गए हैं, तो भूटान ने उनको भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है, जो नरेंद्र मोदी जी पहले विदेशी हैं जिनको ये मिला है। तो उन्होंने वहाँ पे थिम्पू, भूटान की राजधानी है थिम्पू, वहाँ अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है। जानते हैं इसके बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष शेरिंग टोबगे ने संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में एक अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू में। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड
अमूल करेगी अमेरिका में ताजे दूध की शुरुआत। तो अमूल आपको पता ही होगा, बड़ी ब्रांड है भारत की, गुजरात की एक कंपनी है अमूल, गुजरात की कंपनी है अमूल। तो ये अमेरिका में भी अपने दूध की सप्लाई करेगी, जानते हैं इसके बारे में। एक महत्वपूर्ण कदम में प्रतिष्ठित अमूल ब्रांड के पीछे का संगठन गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने ताजा दूध उत्पादों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह विस्तार ब्रांड के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि इसका लक्ष्य अमेरिका में भारतीय प्रवासी और एशियाई आबादी को पूरा करना है। तो मेनली इसमें याद क्या करना है कि जो अमूल है वो कहाँ पे अपनी सेवाएं देने जा रहा है, तो अमेरिका में अपनी सेवाएं देने जा रहा है। सिर्फ इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति की नियुक्ति। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है? एक पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो अपने पाकिस्तान की जो सीमा है इसके साथ साथ लगते हुए इलाके में रहता है। ये रहा, देखो शुतुरमुर्ग का दिखने में शुतुरमुर्ग जैसा है कुछ, आपने शुतुरमुर्ग देखा होगा भी, तो दिखने में कुछ कुछ शुतुरमुर्ग जैसा है, जिसको कई इलाकों में सोन चिड़िया भी बोला जाता है। अगर नाम सुना हो, सोन चिड़िया भी बोला जाता है। माल मोरडी भी कई जगह इसको बोला जाता है, राजस्थान के इलाकों में माल मोरडी भी बोला जाता है। चलिए जानते हैं, देखते हैं। गुजरात और राजस्थान के उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों के टकराव के कारण लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी को विलुप्त होने से बचाने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णायक कार्रवाई की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरक्षण प्रयासों को संतुलित करते हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की है। क्योंकि देखो राजस्थान और गुजरात में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो गुजरात में लगी हुई है, कुछ सोलर एनर्जी है वो राजस्थान से आ रही है, बड़े बड़े पार्क लगे हुए हैं सोलर के राजस्थान में, तो इसलिए वहाँ पे ये, और ये रहता भी वहीं पे है, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी हुई है उस इलाके में रहता है, गुजरात राजस्थान में। तो लुप्तप्राय पक्षी है और बार बार तारों के साथ टकराने से भाई मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज तार होते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 9, फूल बहादुर अंग्रेजी में पहला मगही उपन्यास। तो पहला मगही उपन्यास है जो जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, फूल बहादुर नाम है इसका, इंपॉर्टेंट रहेगा, जानते इसके बारे में। 21 मार्च 2024 को आयोजित डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में एक उल्लेखनीय साहित्यिक कृति का शुभारंभ हुआ। पहला मगही उपन्यास है ये, याद रखना पहला ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? फूल बहादुर। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है। अनुवाद किसने किया है? यह अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय ने किया था। तो अभय ने इसका अनुवाद किया है, बिहार के नालंदा के लेखक हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10, बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया क्षुद्र ग्रह का नाम। एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है जयंत मूर्ति के नाम पर, जो बेंगलोर के प्रोफेसर हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। खगोलीय पिंडों के नामकरण के लिए जिम्मेदार वैश्विक संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने एक भारतीय वैज्ञानिक को दुर्लभ सम्मान से
सम्मानित किया है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति एक प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक को इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता दी गई है। उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंती मूर्ति रखा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई क्षुद्र ग्रह का जो नाम किस प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है, जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 11, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में फरारी के कार्लोस सेंज की जीत। तो फरारी चलाते हैं ये और कार्लोस सेंज की जीत हुई है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फरारी के कार्लोस सेंज विजयी हुए, जिससे अपेंडिसाइटिस सर्जरी के ठीक 2 सप्ताह बाद उल्लेखनीय वापसी हुई है। अपेंडिक्स की जो होती है ना, वो चीज़ है ये। रेस नाटक से भरी हुई थी, जिसमें रेडबुल के मौजूदा विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन की 2 साल से पहली सेवानिवृत्ति भी शामिल थी। तो सिर्फ जीती किसने है? कार्लोस सेंज ने। सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना कि ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीती, फेरारी के कार्लोस सेंज ने। तो फेरारी भी याद रखना है, किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, फेरारी की। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 12, पेप्सिको करेगी वियतनाम में 2 नए संयंत्रों में $400 मिलियन का निवेश। तो पेप्सिको वियतनाम में निवेश करने जा रही है, वियतनाम की राजधानी हनोई। इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, देखो, ना तो इस कंपनी का संबंध हमारे देश से है, क्योंकि डायरेक्ट तो है नहीं, इनडायरेक्ट है। भाई हम भी पेप्सी यूज़ कर रहे हैं, तो बस इनडायरेक्ट है। तो बस इसमें याद ये रखना है कि ये कंपनी किस देश से संबंध रखती है। तो अमेरिकी खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी है पेप्सिको, ये याद रखना है बस कि इसका संबंध अमेरिका से है। सिर्फ इतना याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। कहाँ निवेश कर रही है हमारे लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है ये चीज़। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 13, चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण की 50 वर्षीय विरासत। तो चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 की शुरुआत में हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में हुई थी। चिपको नाम का हिंदी में अर्थ गले लगाना है, जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाने की प्रथा को संदर्भित करता है। चिपको आंदोलन जो 1973 की शुरुआत में हिमालय के एक राज्य उत्तराखंड से शुरू हुआ था, अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि पेड़ बहुत ज़्यादा कटे जा रहे थे। कभी किसी नाम पे, भाई जैसे सरकार ने आदेश दे दिया यहाँ पे कंपनी बनेगी, इसको इस इलाके को साफ कर दिया जाए, तो पेड़ तो कटेंगे ही भाई। पहले सभी जगह पेड़ बहुत ज़्यादा थे, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं। तो लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया, मतलब चिपका लिया एक तरीके से अपने को। भाई पेड़ को अगर काटोगे तो आप हमें भी काटोगे, पेड़ के साथ हम भी कट जाएंगे, अदरवाइज पेड़ को नहीं काटोगे। तो ये बहुत बड़ा ये आंदोलन हुआ था। सरकार ने कुछ लोगों को मारा भी था, कुछ लोग शहीद भी हुए थे इसमें, लेकिन फिर बाद में सरकार ने हार मान ली और ये आंदोलन सफल रहा। तो ये अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। शुरू कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से। कब हुआ? 1973 में हुआ। ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 14, 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने विराट कोहली। इम्पोर्टेंट रहेगा भाई, 12,000 रन ऐसे ही नहीं बनते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी है इसलिए रन बनाए हैं 12,000। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने
पूर्व कप्तान लिखना था भाई यहाँ पे। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कोहली ने एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी के बीच 2024 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो अभी चल रहा है, आप ज़्यादा ध्यान मत देना आईपीएल में, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। नौकरी मिलेगी तो बहुत आईपीएल देख लिए जाएंगे, अगर नौकरी नहीं मिली तो आईपीएल देखने का टाइम ही नहीं लगेगा। क्यों भाई, कमाने में फुर्सत नहीं रहेगी। क्यों, इतने पैसे कोई देता नहीं, मेहनत ज़्यादा करवाता है। सुबह जाओगे शाम तक 500 रुपये कमा के लाओगे और थकावट 5,000 रुपये इतनी रहेगी। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अगर अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो छोटी या बड़ी कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई आपको तो, मेरे को तो आईएएस ही लगना है, नहीं तो मैं कुछ लगूंगा ही नहीं। नहीं, एक जॉब अपने सिक्योर जॉब कर लो, उसके बाद आप मेहनत करते रहो आगे बढ़ने के लिए। एक जॉब आपके पास सिक्योर होनी चाहिए कि भाई अब मैं आगे मेहनत कर सकता हूँ निश्चिंत होकर। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 15, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द। ये तो अच्छा काम किया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। देखो, मदरसा शिक्षा क्या होती थी कि एक कानून बनाया गया था कि अल्पसंख्यक जो भी हैं वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं दे सकता। ये खासकर मदरसा मुसलमानों के लिए होता है। तो मुसलमानों के बच्चे अक्सर मदरसे में पढ़ते थे और उनको फंडिंग भी सरकार करेगी, सरकार उनको पैसे देगी। तो ये कानून था, तो उसको रद्द कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। भाई ये असंवैधानिक चीज है। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। भाई धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि भाई हम किसी भी धर्म को ना तो इसको इम्पोर्टेंट मानेंगे और ना किसी को ऐसे करेंगे कि भाई ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सभी धर्म बराबर हैं। जितने भी धर्म है हमारे देश में या कोई बाहर है, सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। हम किसी भी एक धर्म को ऊपर नहीं उठाएंगे और ना किसी के धर्म को दबाएंगे। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को का उल्लंघन तो सीधा सीधा है ही। भाई बोल दिया कि अल्पसंख्यक है, जो भी माइनर जो हैं, उनके बच्चे अपनी धर्म की शिक्षा ले सकते हैं। मतलब कि हिंदू अब माइनर नहीं है, मेजोरिटी में है, तो हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं ले सकते। तो ये तो धर्मनिरपेक्षता हो गया। दूसरा है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14। तो समानता का अधिकार का भी उल्लंघन है। भाई समानता का अधिकार क्या कहता है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी समान हैं। वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग कैसे भी हो, सभी समान है, सभी के समान अधिकार हैं। तो लेकिन इसमें जो ये मदरसा एजुकेशन एक्ट था, इसके अनुसार क्या था कि मुसलमानों के बच्चे मदरसे में धर्म की शिक्षा ले सकते हैं, हिंदुओं के नहीं ले सकते। तो समानता नहीं हुई, ये तो असमानता हो गई। तो इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा था। अनुच्छेद 21 और 21A का उल्लंघन क्यों कर रहा था? क्योंकि सरकार अनुच्छेद 21 का मतलब होता है कि दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती है 21 में। तो अगर हम अपनी हिंदू हैं और हिंदू अगर धर्म की शिक्षा ले रहा है तो फिर उसकी तो स्वतंत्रता छीन ली गई। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब आप स्वतंत्र नहीं हो, यही मतलब हुआ। और 21A क्या है कि हमें अधिकार मिला है, हमें मौलिक अधिकार मिला है
6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का, ये किसी एक के तहत। तो 6 से 14 वर्ष शिक्षा का हमें अधिकार है, लेकिन एक तरीके से उसका उल्लंघन हो रहा है कि हम अपने धर्म की शिक्षा नहीं ले सकते। भाई या तो उनको भी शिक्षा ना मिले तो सभी समान हो गए। भाई सभी के लिए कानून समान है, विधि के समक्ष समता, कानून के अनुसार सभी समान है, तब तो हो गए। एक व्यक्ति तो ले सकता, एक नहीं ले सकता। तो इन अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए इस एक्ट को खत्म कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपको ये अनुच्छेद याद होने चाहिए और किसने खत्म किया है ये याद होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया कि यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, यूजीसी जो एग्ज़ाम भी होते हैं, यूजीसी नेट जिसको बोलते हैं, वो जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको अनुदान प्रदान करते हैं। तो उसके अधिनियम है धारा 22 कि सभी को समान रखा जाए एक तरीके से, तो उसका भी उल्लंघन है। भाई सभी समान है नहीं, तो आप समझ गए होंगे। आप याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 16। सेना ने चीन सेना पर उन्नत ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली तैनात की। तो भारतीय सेना के द्वारा की गई है, क्योंकि वहां से ड्रोन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर बढ़ते तनाव के जवाब में भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि शुरू की है। इस रणनीतिक युद्ध अभ्यास के केंद्र में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से घरेलू स्तर पर विकसित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम IDD एंड IS की तैनाती की है। तो कहाँ तैनात किए हैं? चीन की सीमा पर इनको तैनात किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहा है, किसके द्वारा बनाया गया? DRDO के द्वारा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से बनी है ये चीज़ें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और आप निश्चिंत रहा करो, आप टेंशन ना लिया करो कि क्लास इस दिन की क्लास नहीं हुई। आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी। भाई 2 दिन लेट मिल सकती है, लेकिन आपको क्लास मिलेगी, आपका पॉइंट नहीं छूटने दिया जाएगा। ये मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता मेरी तबीयत कल ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। ये ले सकता हूँ अगर परसों ठीक रही तो परसों 2 दिन की क्लास हो जाएगी। समझ गए होंगे आप मेरी बात का मतलब, क्योंकि आदमी की निजी लाइफ भी होती है, काम भी करना होता है, बच्चे भी हैं उनको भी पालना है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।